हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स विजडम एकेडमी में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ केवीएस पीजीटी फिजिक्स पेपर। और इस लास्ट वीडियो में हम जो है 168 के बाद वाले जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे। और अकॉर्डिंग टू मी ये वाला जो वीडियो है उसमें जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, पर्सनली मुझे लेंथी क्वेश्चन लगे और इन क्वेश्चन को सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसलिए वीडियो भी उतना ही लेट आया है और ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी थे। अगर हम पेपर में बात करें तो इन क्वेश्चन को करने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 169 से। ए पार्टिकल मूव्स विद डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड्स v, 2v, 3v एंड सो ऑन एंड v in equal intervals of time. The average speed of the particle over complete journey. हमें ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 nv/2, ऑप्शन नंबर 2 n-1 v/2, ऑप्शन नंबर 3 n+1 v/2 एंड ऑप्शन नंबर 4 n+1 v। ठीक है, ये आपको जो है ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी ओवर द कंप्लीट जर्नी, यानी उसने कंप्लीट जर्नी में कितना जो है अपना इस एवरेज स्पीड, किस एवरेज स्पीड से उसने ट्रेवल किया होगा वो हमें बताना है। सो एवरेज स्पीड अगर हम देखें तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। यहां पर जो टोटल डिस्टेंस है, लेट अस सपोज वो पहला x1 है, x2 है, x3 है और ये आपका जो है xn तक जाएगा। इसी तरह से जो इंटरवल है, क्योंकि इक्वल इंटरवल्स है और n तक जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा nt, ये टोटल टाइम आ जाएगा आपका। अब x1 पहले वाले के लिए हम यहां पे यूज करेंगे वेलोसिटी, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पर जो है डिस्टेंस ये आपका हो जाएगा पहले के लिए v इंटू टी, सेकेंड के लिए 2v इंटू टी, 3v इंटू टी एंड सो ऑन एंड v इंटू टी डिवाइड बाय एन टी। ओके, अब यहां से हम जो है t को कॉमन, v और t को कॉमन ले लेते हैं और यहां बच जाएगा आपका 1 + 2 + 3 + सो ऑन और ये n तक जाएगी वैल्यूज डिवाइड बाय एन टी। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, आपका v और n बन गया और ये आपकी एपी बनी। ठीक है, ये आपकी क्या बनी? एपी। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा n+1 डिवाइड बाय आई थिंक 2n। ठीक है, n+1 डिवाइड बाय 2 होता है और इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा n+1 इंटू वी डिवाइड बाय 2n। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट है। ऑप्शन नंबर थर्ड, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका ठीक है। Next question is, a particle is projected with a velocity v in vertical direction from top of a tower 100 meter high. The particle is 10 meter above top of tower at t equal to 1 second and 20 meter below top of tower. At t equal to 4 second g is acceleration due to gravity and v and g are. आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक आपका जो है ठीक होगा। और इसमें हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है क्वेश्चन में हिंट दे रखी है कि जब पार्टिकल 10 मीटर अबव था फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर तो टाइम 1 सेकेंड था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी होती है s = ut + 1/2 g t²। s की वैल्यू आप 10, ये v हो गया, देन t आपका 1 सेकेंड दे रखा है प्लस 1/2 g और ये अगेन 1²। तो इक्वेशन आपकी बनी 10 = v + g/2। अब आपको जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दे रखी है, तो यहां पर हम एक ये पुट करते हैं कि अपवर्ड जो है वो पॉजिटिव है और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं
और डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लेते हैं। सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, हमारा जो पहला ऑप्शन है v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, इसमें v आपका जो है पॉजिटिव आएगा और g जो है वो डाउनवर्ड है तो वो नेगेटिव लेते हैं। तो ये हो गया आपका 15 प्लस माइनस 10/2 कैंसिल 5, तो ये हो गया 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। यानी कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका मैच कर रहा है इससे। इस तरह के मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं और ये काफी फायदेमंद रहते हैं हमारे एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम एमसीक्यू से ही आंसर को निकालते हैं। मतलब एमसीक्यू का यूज करके हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, एमसीक्यू की वैल्यूज पुट करते हैं और हमारी जो है आंसर निकल आता है। सो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। Okay, next question. In figure, blocks A and B have masses 2m and m respectively. Block A lies on a rough horizontal surface. The string connecting A and B is massless, inextensible. The pulley 2 is massless and frictionless. An external force F is applied on A and system moves with uniform speed. On reversing direction of F and reducing its magnitude to F/2, the system accelerates the block B, moving downward with acceleration A. The string remains taut A is, यानी कि आपको जो है इस केस में एक्सेलरेशन निकालना है कि कितना एक्सेलरेशन हमें चाहिए कि वो टॉट रहे, यानी कि वो सस्पेंडेड रहे एक तरह से। यहां पे आपको जो है ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन की बात करें सो फर्स्ट ऑप्शन आपको गिवन है 2 माइनस 3u म्यू g/3। सेकंड है 3 माइनस 2 म्यू g/3। थर्ड 2 माइनस 3 म्यू g/6 एंड फोर्थ है 3 माइनस 2 म्यू g/6। ठीक है, और डायग्राम आपको दे रखा है इसमें। सो ये डायग्राम में फोर्स की डायरेक्शन भी गिवन है। ठीक है, अब यहां पर हमें जो है एक तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा और दो केसेस को डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, पहला हम ए ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि पहले वाले में क्या दे रखा है कि जब हमारे पास ब्लॉक ए है, लाइज ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, एन एक्सटर्नल फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन ए, द सिस्टम मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। जो सिस्टम है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज कोई भी एक्सेलरेशन इस केस में नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम इसको रिवर्स कर दे फोर्स को तो एंड रिड्यूसिंग द मैग्नीट्यूड टू f/2 और फोर्स के मैग्नीट्यूड को f/2 कर दे, देन सिस्टम एक्सेलरेट्स विद ब्लॉक बी मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। तो जो ब्लॉक है वो आपका मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो बी वाला ब्लॉक है। ओके, तो यहाँ पे हम दो केसेस डिस्कस करते हैं, केस 1 एंड केस 2। ओके, तो पहला केस हमारा ये है, यहां पर जो इसका मास है ma वो आपका 2m दे रखा है और साथ के साथ यहां फ्रिक्शन भी लग रहा है। ओके, सो और जिसकी जो वैल्यू है वो है म्यू एन। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो दोनों तरफ के जो फोर्स है वो इस केस में इक्वल होएंगे। सो F इज इक्वल टू टी प्लस स्मॉल एफ। ओके, यहां पर ये जो कैपिटल F है आपका, ये आगे इक्वल हो जाएगा T प्लस म्यू एन के। ओके, और n की वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसे आगे भी अगर हम इसको बढ़ाना चाहे तो हम आगे भी लिख सकते हैं। साथ के साथ यहां पर इस t को निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो इसका वेट होगा वही यहां पर t लग रहा होगा। ठीक है, ये b है और इसका जो मास आपको गिवन है क्वेश्चन में वो है m। ठीक है, सो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो ये आ जाएगा आपका m g प्लस म्यू 2m g।
यहां से कुछ पैरामीटर्स कॉमन आ जाएंगे, एम जी, तो यहां बच जाएगा 1+2 म्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। तो अब केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में क्या है आपका कि जो ऑब्जेक्ट है जिस ए, उस पर अब फोर्स की डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया और इसको रिड्यूस कर दिया F/2। टेंशन अगेन इधर ही लग रहा होगा, बट फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट लगता है, क्योंकि ये जो बॉडी है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है। तो जो नेट फोर्स होगा आपका, नेट फोर्स आपका हो जाएगा F/2 प्लस T माइनस स्मॉल f। ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके बाद अब इसमें नेट फोर्स हमें पता है, ये है 2ma। F की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, mg 1+2 डिवाइड बाय 2। और यहां पे जो टेंशन है, टेंशन मैं आपको बता दूं कि अब जो है टेंशन चेंज होगा आपका, नीचे आपका mg हो गया, ये t हो गया, और डाउनवर्ड जो है एक्सेलरेशन a लग रहा है। तो इस केस में जो है आपकी इक्वेशन बनेगी ma इक्वल टू mg माइनस टी। तो t आपका हो जाएगा mg माइनस ma। ठीक है, तो यहां पे हम पुट करेंगे mg माइनस ma। ठीक है, सो अब जो है फ्रिक्शन आपका वही हो गया म्यू 2mg। ठीक है, अब इसको सोल्व करते। 2ma यहां पर ही आ जाएगा mg डिवाइड बाय 2 प्लस म्यू mg प्लस mg माइनस ma, और ये आपका हो गया -2 म्यू mg। ठीक है, अगर आप देखोगे इस वाली इक्वेशन को इधर लेके आओ तो ये हो गया 3ma। यहां से अब ये जो है इसके साथ कंबाइंड होगा तो माइनस आ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा तो 3mg डिवाइड बाय 2 माइनस म्यू mg आ जाएगा। और यहां से m कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा आपका 3a। यहां पे बच जाएगा आपका g भी कॉमन आ जाएगा, 3/2 माइनस म्यू g। तो फाइनली जो आंसर आपका आ गया वो है a इक्वल टू 3 - 2 म्यू g/6। और इस केस में जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो इससे मैच कर रहा है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ध्यान से देख लेना, जैसे जैसे मैंने करा है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और यही टाइम कंज्यूम करते हैं हमारे पेपर में। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। ए थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास m has a length 2l. The two small solid sphere each of mass m radius r are attached at the end of rod. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the length of the rod at a distance l/2 from one end is। आपको ऑप्शन दे रखे, आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रहे होंगे। इसमें क्या है, आपको एक रोड दे रखी है, देखिए इस तरह से आपको जो है एक रोड दे रखी है। ओके, इस रोड के दोनों एंड पर आपके स्फेयर है। इन स्फेयर की जो है आपको रेडियस दे रखी है r, और इन स्फेयर का जो मास है वो m दे रखा है, और ये इसका सेंटर है। अब सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमें पता है, ml²/12। अब यहां से, अच्छा ये पूरा जो है 12 दे रखा है, तो इतना ही हो जाएगा l आपका, और ये जो है इसकी जब ये डिस्टेंस कितना है यहां से l/2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसके अबाउट ए बी के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और सी डी के अबाउट हमें पता है। अब यहां पर ध्यान रहे
कि इस स्फेयर का जो डिस्टेंस है यहां से, ये अगर l/2 है तो यहां वाला भी l/2 हो जाएगा, बट इस वाले स्फेयर के लिए ये 3l/4 हो जाएगा। तो यहां पर बहुत सारी टर्म्स जो है वो ऐड होगी। सो आइए अब इसका पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी जो है वो हमारा होगा इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू स्पेयर्स। तो इसका 2/5 mr² हो गया, इसका भी 2/5 mr² हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 4/5 mr²। ओके, अब रोड के अबाउट इन स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा वो है m l/2² प्लस m, इसका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हो गया 3l/2² प्लस इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का अबाउट सेंटर, तो इसकी जो लेंथ है वो 2l है, ध्यान रहे यहाँ पे l मत लिखना, 12 प्लस टोटल मास इंटू l/2। पहला एक्सिस थ्योरम से ये वाली जो है वो टर्म आती है हमारी। अब इसको सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पर हमें मिलेगा m 4/5 mr²। 4/5 mr² आपके सारे ऑप्शन में दे रखा है, तो हम ये भी नहीं है कि इसी ऑप्शन को देख के हम अपने आंसर को करेक्ट कर ले, बट आगे भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आगे वाली टर्म्स क्या आ रही है, क्योंकि ये डिफरेंट है हर ऑप्शंस में। तो यहां से एक चीज मैं कर रहा हूं कि कॉमन ले लेता हूं, ml² डिवाइड बाय 4, ये कॉमन लेता हूं, तो यहां पर जो है मुझे मिलेगा ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 9 प्लस, क्योंकि 2l है तो यहां पर एक 2 बच जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 4/3 प्लस और ये हो गया 1। इसको सोल्व करते हैं, 4/5 mr² प्लस ml²/4, यहाँ एलसीएम लेंगे 3 प्लस 27 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाय 3। सो 27 प्लस 3 30 और ये 4 प्लस 3 7, तो ये हो गया 37। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो होगा 4/5 mr² प्लस 37 ml²/12। ये आपका आंसर निकलता है, और ये मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3 से। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो है 3, ऑप्शन नंबर 3। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 175। A ball of mass 400 gram is at rest. The ball starts moving under the action of an external force F equal to 2t square along x-axis. The burden on the ball by applied force in time t equal to 3⁻⁴ second is option 1 4 joule, option number 2 45 है, 4.5 जूल, देन 5 जूल, देन 5.5 जूल। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको मास गिवन है m इक्वल टू 400 ग्राम विच इज इक्वल टू 0.4 kg। ठीक है, इसके बाद इसमें फोर्स की इक्वेशन दे रखी है F इक्वल टू 2t², और टाइम आपको दे रखा है 3⁻⁴ सेकेंड, और वर्कडन हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है, और फिर उसका यूज करके हम वेलोसिटी भी निकाल लेंगे। जैसे कि F वाली इक्वेशन देखेंगे तो F इक्वल टू 2t² है, तो ये हो जाएगा ma 2t²। तो a आपका हो गया, m की वैल्यू है 0.4 2t², तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू, नीचे जाएगा 0.4, ऊपर जाएगा 20, तो ये 5t² आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन होती है वो होती है dv/dt t²। सो यहां से अगर मैं 5t² dt करूं, और अब अगर वेलोसिटी निकालूं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 दे रखी है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं यहां पर, तो dv इज इक्वल टू 5
टी स्क्वायर टी, तो v जो है वो आपका आ जाएगा 5t³ डिवाइड बाय 3। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी की। अब मैं क्या करता हूं, इस वेलोसिटी की इक्वेशन को ही पुट करूंगा, बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू एफ dx, और यहां पर ये जो dx है इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे t से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसकी इक्वेशन ये हो गया 2t स्क्वायर, और ये v आ गया, और ये dt। सो w विल बी इक्वल टू 2t स्क्वायर, v की इक्वेशन थी 5t³ डिवाइड बाय 3 dt। तो सबको अगर कंबाइन करता हूं तो कंबाइन करने पर मुझे मिलेगा 10/3, और यहां पर t5 dt। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका। इंटीग्रेशन कहां से जाएगा, क्योंकि हमें बोला वर्क डन ऑन द बॉल बाय द अप्लाइड फोर्स इन टाइम t इक्वल टू t⁻⁴, यानी इतने। तो इनिशियल 0 मान लेते हैं और 0 से फिर स्टार्ट करते हैं, तो ये आपका हमें मिलेगा इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद t6 डिवाइड बाय 6 और t⁻⁴। ओके, सो यहां से ये हो गया आपका 10/9, और यहां पर अगर मैं पुट करूंगा तो यह आएगा 3 1/3, और फिर उसकी भी पावर 6, तो ये कैंसल 2 हो गया। और इसके बाद ये आपका आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 9, और यहां पर भी आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर सॉरी 6 आएगा, एक मिस्टेक है, यहां पे 6 आएगा, और 6 हो गया तो यहां पर आपका 18 हो गया, देन यहां भी 18, तो ये कैंसल 2, इससे ये कैंसल 5, तो वर्क डन आपका आ जाएगा 5 जूल। सो राइट आंसर है आपका 5 जूल। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। आई थिंक कुछ नंबरिंग में गड़बड़ हो रही है। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो 173 था, उससे पहले वाला 174, तो अब आपका आएगा 174। Two spheres A and B have radii 2r and 3r respectively. Each sphere has a charge q equal to 7 3 pi epsilon naught r. The two are connected to one another via battery as shown in figure. In equilibrium, QA and QB are charges on A and B. We have QA by QB का रेशियो जो है वो फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दे रखे 1 17/18, 34/39 एंड ऑप्शन 4 है 39/34। तो मुझे ऐसा लगता है 3 या 4 ही होना चाहिए इसका आंसर। थोड़ा अलग सा ये रिपीटेशन हो रही है तो इनके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें डायग्राम भी आपको गिवन है। ये डायग्राम है आपका कि ये एक स्फीयर है A, बीच में बैटरी लगी हुई है, और ये दूसरा स्फीयर है B, और इसका जो अपना पोटेंशियल है वो है 2V। अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो हमें दे रखा है 73 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R दे रखा है, ठीक है। ये आपका जो है चार्ज दे रखा है। अब दोनों पे चार्ज जो है वो सेम ही है इनिशियली, तो जब ये बैटरी के साथ कनेक्ट किए जाएंगे तो इस बैटरी की वजह से पोटेंशियल, क्योंकि स्फीयर की रेडियस अलग अलग है तो इसलिए आपका जो पोटेंशियल है वो भी अलग अलग होगा। और इन इक्विलिब्रियम, अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं, इक्विलिब्रियम में आपका जो पोटेंशियल है वो सेम होना चाहिए, यानी कि QA डिवाइड बाय CA माइनस QB डिवाइड बाय CB। अब ये भी कैसे है मैं बता देता हूं आपको। VA माइनस VB जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब VA कैपेसिटर वाली इक्वेशन यूज करेंगे Q इक्वल टू CB, तो यहां से हमें मिलेगा QA डिवाइड बाय CA माइनस QB डिवाइड बाय CB इक्वल टू 2। ओके, अब जब चार्ज का ट्रांसफर होगा तो एक जगह जो है चार्जेस आपके प्लस हो गए, एक जगह आपके माइनस हो गए।
तो यहां वाला जो है, ये क्यू ए वाला जो है वो प्लस करेगा, ये वाला जो है वो माइनस करेगा। तो इक्वेशन आपकी बनेगी क्यू प्लस स्मॉल क्यू ले लेते, और यहां पर इसका जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा, सॉरी कैपेसिटेंस जो है वो बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r। ये कैपेसिटेंस होता है एक स्फीयर के लिए। ऐसे ये माइनस करेगा क्यू, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और ये आपका हो जाएगा देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3r। ठीक है, ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है हमें, और सोल्व करके बताना है कि क्या हमारा आंसर आएगा। पहले हम क्या करते हैं, यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, आर भी कॉमन ले लेंगे और इसको इधर भेज देते हैं। तो यहां पर हमें बचेगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 2 माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 3, और यहां आ गया आपका 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और इसमें एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3q प्लस स्मॉल क्यू माइनस 2q माइनस स्मॉल क्यू, और ये एलसीएम 6 आया तो 6 इधर गया तो ये हो गया 48 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 3q प्लस 3 स्मॉल क्यू माइनस 2 कैपिटल क्यू प्लस 2 स्मॉल क्यू, और यहां पर आपका सेम वही चलता रहेगा। ओके, अब यहां पर आप देखोगे ये माइनस हो जाएगा आपका, तो ये आ गया कैपिटल क्यू, और ये प्लस हो जाएगा प्लस 5q, और यहां पर ये जो है 48 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ गया, और q की जो वैल्यू आई वो आई 48 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसकी जो इधर जाएगा नेगेटिव, और इसकी अपनी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, और डिवाइड बाय 5। अगर 73 माइनस 48 करूंगा तो मुझे 25 मिलेगा माइनस का, तो माइनस 25 एप्सिलॉन नॉट पाई r डिवाइड बाय 5 कैंसल, तो q की वैल्यू आ गई माइनस 5 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल q। अब q बाय a निकालना है, q बाय a का रेशियो निकालना है, तो बेसिकली q बाय a डिवाइड बाय q बाय b इज इक्वल टू q कैपिटल Q प्लस स्मॉल q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। तो ये हो जाएगा आपका 73 पाई, तो देखो कॉमन ही चल रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, उसे तो लिखना ही बेकार है, माइनस 5, और ये आ जाएगा 73 प्लस 5। मैंने यहाँ उल्टा क्यों किया, क्योंकि ये वाला नेगेटिव साइन भी अपना रोल प्ले कर रहा है। तो ये हो गया आपका 68, 78, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 34, नीचे करेंगे तो ये 39। ओके, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 176। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m and charge q at origin of coordinate has a velocity v naught equal to v naught I cap. It is accelerated by a uniform electric field E vector equal to E naught j cap extended from x equal to 0 to x equal to L. There is a uniform magnetic field B equal to B naught I cap. Which one of the following statement is correct for the motion of particle in region x greater than L? अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह से बिहेव करते हैं। जब भी एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इट विल बी एक्सेलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करवाती है। बट जब भी एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो एक्सेलरेट नहीं होता, बट उसका जो पाथ है वो चेंज होता है अगर वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L है। यानी कि अगर आप देखो ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू L है, तो इसके बीच में आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो आपका चार्ज पार्टिकल है अगर ये आई कैप माने तो इस तरह मूव कर रहा है
और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपर डायरेक्शन में इस तरह से, ठीक है। अब क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड, ठीक है, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, एनर्जी भी मिलेगी इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स द एनर्जी टू द चार्ज पार्टिकल। अब x इक्वल टू एल के बाद मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाती है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी आई कैप के अलोंग है, यानी कि इस तरफ, इस डायरेक्शन में आपकी, और ये इधर जा रहा है। तो बेसिकली क्या हो गया, इसने अपना क्या बना लिया, एंगल। मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बन गया, एंगल। तो ये जो है फिर ऐसे जाके हेलिकल पाथ में मूव करता जाएगा, ठीक है। और बेसिकली यहां पर जो वेलोसिटी आती है इसकी वो E बाय डी आती है। ये वेलोसिटी सेलेक्टर से है और यही वेलोसिटी के लिए वैलिड भी होगा, ठीक है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे आप तो यही ठीक बैठेगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1, पार्टिकल कंटिन्यू मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, गलत है। पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ही तभी हो सकता है जब चार्ज पार्टिकल आपका परपेंडिकुलर एंटर करे टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज सर्कुलर व्हेन इट एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जब एंटर करेगा तब ये होगा, तो पाथ कैसा होगा, हेलिक्स होगा। तो थर्ड और फोर्थ में से कोई एक ठीक होगा, क्योंकि जो थर्ड वाला है उसमें रेडियस भी गिवन है और वो ई नोट एल नोट डिवाइड बाय बी नोट वी नोट दे रखा है। और अगर मैं लॉजिकली देखूं तो आर का जो है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके साथ ही आपका मैच करेगा, ठीक है ना, बाकियों के साथ जो है मैच नहीं करता। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर, अगर आप देखोगे तो ई यहां से क्या हो गया, बी नोट बी, ये निकल के आता है, और ये आपका किस में मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इसका ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177। इन ए रीजन ऑफ स्पेस देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड B equal to B naught plus alpha x I cap. B naught and alpha are positive constant. The blocks of copper and aluminium are separately vertically suspended in vertical position, okay, by mass less string attached to a rigid support. In this magnetic field, which one of the following statement is correct? मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन जो है आपकी आई कैप दे रखी है, ठीक है। अब आपके पास दो मटेरियल दे रखे, एक है आपका कॉपर, एक क्या है आपका कॉपर, और एक मटेरियल आपको दे रखा है एल्यूमिनियम, और ये सस्पेंडेड है एल्यूमिनियम, ठीक है। ये आपके क्या है, सस्पेंडेड है। अब बोला गया कि इनके लिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। कॉपर एंड एल्यूमिनियम ब्लॉक्स मूव टुवर्ड्स माइनस आई कैप एंड आई कैप रिस्पेक्टिवली। कॉपर एंड एल्यूमिनियम ब्लॉक्स मूव टुवर्ड्स आई कैप एंड माइनस आई कैप रिस्पेक्टिवली। बोथ ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स माइनस आई कैप एंड बोथ ब्लॉक्स मूव टुवर्ड्स प्लस आई कैप। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉपर किस तरह का मटेरियल है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, और एल्यूमिनियम किस तरह का जो है हमारा मटेरियल है। तो अगर देखा जाए तो कॉपर आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है, सो इट विल बी रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड, या बार मैग्नेट से रिपेल होता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी आई कैप में है तो जो ये मूव करेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इट इज रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो एल्यूमिनियम है ये पैरामैग्नेटिक है, इट इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आई डायरेक्शन में जाएगा, ये प्लस आई कैप की तरफ जाएगा और ये माइनस आई कैप की तरफ जाएगा। तो जो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1, कॉपर एंड एल्यूमिनियम ब्लॉक्स मूव टुवर्ड्स माइनस आई कैप एंड आई कैप रिस्पेक्टिवली। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये वो आपका मैच करता है, ठीक है। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, उनके एग्जाम्पल पता होने चाहिए, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं आप उसको भी इजिली सोल्व कर सकते हो। Now come to next question, question number 178. Figure shows XY plane divided into 3. First, second, third. There is no magnetic field in the region 1 and 3rd. There is a uniform magnetic field. B equal to B K cap in the region 2nd. PQRS is a square coil of side L at T equal to 0.
and P of coil is at -L, 0 and coil start moving with a constant velocity V equal to VI cap. Is the instantaneous EMF in the coil. आपको ग्राफ दे रखे हैं, 4 तरह के ग्राफ दे रखे हैं. इन चारों में से अगर आप देखोगे तो कोई एक ग्राफ ही आपका ठीक होगा. और ये अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है. और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसके बिल्कुल मैच करेगा, क्योंकि जब भी आपके ईएमएफ चेंज होता है, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तभी ईएमएफ जो है जनरेट होगा. तो जब वो आपके जो कॉइल है, आई थिंक कॉइल ही दे रखी है, हाँ स्क्वायर कॉइल दे रखी है PQRS, जब वो एंटर करेगी तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जब वो लीव करेगी तब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. तो इनिशियली और फाइनल पोजीशंस पर ही जो है चेंज आ रहा है. बीच में जब वो मूव कर रहा होगा तब कोई चेंज नहीं है. तो इसका मतलब वहां पर जो है कुछ भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, वो पोर्शन 0 रहेगा. और क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो चेंज है वो भी कांस्टेंट रहेगा, BLV. तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट है. अब हम आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर. 179. L1 C1 R1 is series circuit having an AC of RMS value E1 and variable frequency nu connected across L2 C2 R2 is a second series circuit having an AC RMS value E2 greater than E1 and variable frequency connected across. Figure shows curves first and second for the two circuit giving a plot of amplitude of current in circuit versus new. Which of the following is correct? आपको ग्राफ दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड. अगर आप दोनों ग्राफ को देखोगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो फर्स्ट वाली की जो पीक है वो शार्प है सेकंड वाली के कंपैरिजन में, ठीक है. और जितनी शार्प पीक होती है उतना ही अच्छा हमें क्या मिलता है, रेजोनेंस मिलता है, या हमें क्वालिटी अच्छी मिलती है सिग्नल की. और ये तब होता है जब हमारा रेजिस्टेंस जो है कम होगा, ठीक है. तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो R1 लेस देन R2 है, R1 लेस देन R2 होना चाहिए, तभी हमारी जो है पीक जो है वो शार्प आएगी. क्योंकि पीक जो है वो आपकी R पे डिपेंड करती है. जितना कम आपका रेजिस्टेंस होगा उतनी शार्प जो है आपको पीक मिलती है. सो इस केस में जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है. सो अब हम जो है लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 180. फिगर शोज एन AC सर्किट P1 is power consumed in circuit. Resistance R is replaced by an inductor of reactance R. This power consumed in circuit is P2. P1 by P2 का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है. और फर्स्ट ऑप्शन 1 है, देन 2/3, 5/6 एंड 6/5. ठीक है. देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, पहले ये सर्किट दे रखा है, ठीक है. इस सर्किट में आपका R और ये 2R है. अब अगर इसको हम पावर निकालेंगे इस केस में तो वो पावर कहलाएगी P1. क्योंकि हमारे दोनों केसेस में, ये सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या कर दिया गया, रजिस्टर को हटा के इंडक्टर इंड्यूस कर रिप्लेस कर दिया गया. अब दोनों में वोल्टेज सेम है, ध्यान रहे. वोल्टेज हमें मिल रही है E0 साइन ओमेगा टी और यहां भी E0 साइन ओमेगा टी. तो वोल्टेज आपकी सेम रहेगी. तो इसके लिए हम यूज करेंगे V²/Z cos फाइव. ठीक है, cos फाइव, क्योंकि ये तो रेजिस्टिव सर्किट है तो 1 हो गया. तो यहां पे आपका आएगा V² और टोटल आ गया इंपीडेंस 3R. ठीक है. अब सेकंड वाले में अगर इंपीडेंस निकाले तो ये हो जाएगा आपका √2R² प्लस R² विच इज इक्वल टू 5R². तो Z जो है वो आपका आ गया √5R. और P2 जो है वो आपका हो जाएगा V²/Z cos फाइव अगेन. अब यहां पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये V², ये आ गया √5R. cos फाइव जो होता है वो R/Z होता है. तो R यहां पर है 2R और Z की वैल्यू अगेन √5R. इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा V² 2/5R. और P1/P2 का जो रेशियो है वो हमें मिल जाएगा V²/3R और यहां से 2V²/5R. ये कैंसिल हो गया और 5R ऊपर गया, नीचे आया 6R, कैंसिल. तो आंसर आया 5/6. सो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका राइट आंसर.
ओके, सो यहाँ पर हमारी KBS पीजीटी फिजिक्स का जो पेपर है उसका जो फिजिक्स वाला जो पार्ट है वो हमने सोल्व कर लिया है पूरा। और इसमें आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस लेवल के जो है क्वेश्चन इस बार आए थे 2023 में, और आगे किस तरह जो है KVS अपने लेवल को चेंज कर सकता है। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए। जितना भी मुझे मिल रहा है प्लीज़ आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।